This is the first video on measurement of price elasticity of demand. मांग की कीमत लोच को मापने की विधियों का यह पहला वीडियो है. Now, there are 4 methods for measuring price elasticity of demand. मांग की कीमत लोच को मापने की 4 विधियां हैं. प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड, आनुपातिक या प्रतिशत विधि, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, बिंदु लोच विधि, आर्क इलास्टिसिटी मेथड, चाप लोच विधि एंड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. सॉरी, कुछ गलत लिखा है बोर्ड पर. टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो है ये कुल व्यय विधि है. कुल व्यय विधि, आई एम सॉरी, ये कुल व्यय विधि है. Okay, in this video we will be discussing the first 2 methods. इस वीडियो में हम पहले 2 विधियों की व्याख्या करेंगे. So let us begin. हम शुरू करते हैं. The first method is the proportionate or the percentage method. पहली जो विधि है वो आनुपातिक या प्रतिशत विधि कहलाती है. इस विधि को समझने के लिए हम सबसे पहले मांग की कीमत लोच की परिभाषा समझते हैं. In order to understand this method, let us first repeat or revise the definition for elasticity of demand. How is elasticity of demand defined? Elasticity of demand is defined as the proportionate change in demand as a result of a proportionate change in price. मांग की कीमत लोच को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे परिभाषित करते हैं? कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन, उसी से ये हमारा इस विधि का फॉर्मूला हम प्राप्त करते हैं. फ्रॉम दिस डेफिनेशन वी ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर दिस मेथड. So, what is the formula for price elasticity of demand? Price elasticity of demand is equal to proportionate or percentage change in demand. यानी मांग में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन, आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन divided by what? Divided by proportionate और परसेंटेज चेंज इन प्राइस. इसको हम भाग किससे देंगे? इसको हम भाग देंगे कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन. सो our formula becomes, इसका मतलब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, we write it like this: EP is equal to delta Q upon Q. What is delta Q? Delta Q क्या है? ये है change in demand. ठीक है, मांग में परिवर्तन. जब भी आप फॉर्मूला लिखते हैं तो आप इस तरह से जो भी वेरिएबल्स इसमें यूज कर रहे हैं उसका मतलब क्या होता है वो लिखते हैं. क्यू क्या है? क्यू है इनिशियल डिमांड. रिमेंबर दिस, ये इनिशियल डिमांड है, आरंभिक मांग है. और डेल्टा क्यू बाय क्यू क्या होता है? इसको हम प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड कहते हैं. डेल्टा क्यू अपॉन क्यू आनुपातिक, मांग में आनुपातिक परिवर्तन कहलाता है. तो हम आनुपातिक परिवर्तन पर भी छोड़ सकते हैं इसको. अगर हम प्रोपोर्शनेट की बात करें तो डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी हो जाएगा. डेल्टा पी क्या होगा? डेल्टा पी है चेंज इन प्राइस, कीमत में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन डिवाइडेड बाय पी क्या है? इनिशियल प्राइस या आरंभिक कीमत. ठीक है, इनिशियल प्राइस, आरंभिक कीमत, आरंभिक कीमत. ना अगर हम ये डेल्टा पी अपॉन पी इज द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, ये कीमत में आनुपातिक परिवर्तन है. हम कीमत में आनुपातिक परिवर्तन पर इसको छोड़ सकते हैं या
अगर हम परसेंटेज लिखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम मांग में प्रतिशत परिवर्तन दिखाना चाहते हैं तो ये डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 हो जाएगा और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 हो जाएगा। चूंकि इंटू 100 हम दोनों जगह कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अल्टीमेटली ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और फॉर्मूला चाहे हम प्रोपोर्शनेट कहें या परसेंटेज कहें हमारा सेम रह जाता है। तो फाइनल फॉर्मूला हमारा इस मेथड का क्या होगा? फाइनल फॉर्मूला हमारे इस मेथड का होगा EP इज इक्वल टू, ये 100 और 100 तो कैंसिल हो गए, डेल्टा Q अपॉन Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P अपॉन P, ये हो जाएगा डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P। अगर हम इसको अरेंज करके लिखें तो ये हो जाएगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। सो EP इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। ये है प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड से प्राइस इलास्टिसिटी, मांग की कीमत लोच को निकालने का फॉर्मूला या सूत्र। इसको हम यूज कैसे करते हैं? लेट अस टेक एन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक हम डिमांड शेड्यूल लेते हैं। आपसे सीधा भी पूछा जा सकता है कीमत इतनी थी तो मांग इतना था, कीमत बढ़कर या घटकर इतनी हो गई तो मांग बढ़कर या घटकर या बढ़कर इतना हो गया, तो मांग की कीमत लोच कैलकुलेट करें। या आपको एक प्राइस और डिमांड, एक डिमांड शेड्यूल दिया जा सकता है। सपोज प्राइस है आपका 10, 20, 30, 40 और 50 और डिमांड है आपका सपोज 100 था। अब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या होगा? डिमांड आपका घटता जाएगा। सपोज 90 हो जाता है, फिर 70 हो जाता है, सपोज फिर आपका 60 हो रहा है और उसके बाद 40 हो रहा है। ओके, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जब कीमत 20 से 30 रुपए होती है तो मांग की लोच क्या है? व्हाट इज कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड when price changes from 20 rupees to 30 rupees। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस चेंज के लिए P0 आपका क्या है? इनिशियल प्राइस है आपका 20, P1 फाइनल प्राइस है आपका 30, Q0 क्या है? इनिशियल क्वांटिटी, आरंभिक मांग 90 यूनिट्स है और Q1 फाइनल डिमांड, अंतिम मांग आपका 70 यूनिट्स है। तो डेल्टा P क्या हो गया? डेल्टा P आपका हो गया, प्राइस आपका बढ़ा है ना, सो 30 माइनस 20, तो प्राइस आपका हो जाए, डेल्टा P हो गया 10। P कितना है? P है आपका इनिशियल प्राइस, तो इनिशियल प्राइस इज 20। उसी तरह डेल्टा Q क्या हो गया? डेल्टा Q आपका 90 से घटकर 70 हुआ, तो ये 70 माइनस 90 होगा, सो दैट इज इक्वल टू माइनस 20। और Q क्या हो जाएगा? इनिशियल डिमांड, तो इनिशियल डिमांड है आपका 90। सो अब आप क्या, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? डेल्टा Q इज इक्वल टू माइनस 20 डिवाइडेड बाय डेल्टा P, डेल्टा P वॉज 10, डेल्टा P 10 है, इंटू P अपॉन Q। P कितना था? P है 20 डिवाइडेड बाय Q कितना है? इनिशियल क्वांटिटी है आपका 90। सो ये हो जाता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दिस 0 एंड दिस 0 गेट कैंसल्ड, दिस एंड दिस विल गेट कैंसल्ड, तो आपका प्राइस इलास्टिसिटी माइनस 4/9 के बराबर हो जाएगा। आप इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग the proportionate or the percentage method. Now we come to the second method for this video. अब हम इस वीडियो के दूसरी विधि पर आएंगे और दूसरी विधि क्या कहलाती है? दूसरी विधि आपकी कहलाती है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, बिंदु लोच विधि। पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, बिंदु लोच विधि, बिंदु लोच विधि। इससे हम क्या करते हैं? बिंदु लोच विधि से का प्रयोग करके हम
किसी मांग रेखा पर मांग रेखा के किसी एक बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं. यूजिंग द पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड वी कैन फाइंड आउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ अ डिमांड कर्व. हाउ डू वी डू इट? हम कैसे करते हैं? फॉर दिस वी विल हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व फर्स्ट. इसके लिए हमें सबसे पहले एक सीधी मांग रेखा बनानी होगी. सपोज डी डैश ये हमारा मांग वक्र है. दिस इज द डिमांड कर्व. नाउ फॉर दिस डिमांड कर्व हमें लेट अस टेक अ पॉइंट R. हम कोई भी एक पॉइंट R0 लेते हैं. इस पॉइंट पर हमें मांग की लोच ज्ञात करनी है. वी हैव टू फाइंड आउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द पॉइंट R0. लेट अस सी हाउ. अब देखिए कीमत जब P0 होगी तब मांग की मात्रा OQ0 के बराबर है. R0 बिंदु हमें क्या दिखा रहा है? R0 बिंदु हमें दिखा रहा है कि जब कीमत OP0 के बराबर है तो मांग OQ0 के बराबर है. R0, the point R0 shows that when price is equal to OP0, demand is equal to OQ0. Now suppose there is a change in price. Price comes down to P1. मान लिया कीमत घटकर P1 हो जाता है तो हम R1 पॉइंट पर आते हैं डिमांड कर्व के और डिमांड बढ़कर OQ1 के बराबर हो जाता है. अब R0 बिंदु पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? अगर हम परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला देखें, इससे पहले जो हमने अभी जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, तो EP क्या होता है? डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q. तो डेल्टा Q क्या है? R0 और R1 के बीच में, लेट मी कॉल दिस पॉइंट S. ठीक है, R0 और R1 के बीच में जो परिवर्तन होता है तो डेल्टा Q कितना है? देखिए बच्चों, पहले डेल्टा Q OQ0 था, अब ये OQ1 हो जाता है. इसका मतलब चेंज इन डिमांड कितना होगा? चेंज इन डिमांड विल बी डेल्टा Q होगा OQ1 माइनस OQ0. और ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो ये Q0 Q1 के बराबर होगा. दिस विल बी इक्वल टू Q1 Q0 Q1. ठीक है, और ये Q0 Q1 किसके बराबर है? ग्राफिकली दिस इज इक्वल टू SR1. सो दिस इज इक्वल टू SR1. सो डेल्टा Q इज इक्वल टू SR1. पहले इसका फॉर्मूला लिख दूं, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q. सो डेल्टा Q इज SR1. डेल्टा P हमारे डायग्राम में कितना होगा? कीमत पहले OP0 थी, उसके बाद OP1 हो जाती है, तो कीमत बदल कर कितनी हुई? OP0 माइनस OP1. बचा क्या? P0 P1 के बराबर. और ये P0 P1 जो है ये किसके बराबर है? ये R0 S के बराबर है. लेट अस राइट दिस डाउन. डेल्टा P हमारा क्या है? OP0 माइनस OP1. OP0 माइनस OP1 विच इज इक्वल टू P0 P1. और डायग्राम में अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो P0 P1 है ये SR0 के बराबर है. SR0. तो हमने यहाँ डेल्टा P की जगह लिख दिया SR0. क्लियर? अच्छा, इनिशियल प्राइस कितना है? OP0 है ना. आरंभिक कीमत कितनी है? OP0. और डायग्राम में अगर आप देखें तो ये OP0 किसके बराबर है? R0 Q0 या Q0 R0 के बराबर. तो यहाँ मैं लिख देती हूँ Q0 R0. ठीक है, और क्वांटिटी कितनी है? इनिशियल क्वांटिटी OQ0 के बराबर है. इसको मैं OQ0 ही रहने देती हूँ. सो दिस इज माय फॉर्मूला फॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इतना हम रहने देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं हम क्या करेंगे. इसको मैं कहूंगी इक्वेशन 1. ये पहला इक्वेशन है हमारा, राइट? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. ओके, अब हमें थोड़ा सा काम करना होगा फाइनली इस पॉइंट इलास्टिसिटी फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए. वी विल हैव टू टेक 2 ट्राइंगल्स. पहले हम लेते हैं 2 ट्राइंगल. कौन से 2 ट्राइंगल लेंगे? R0S R1. ये छोटा ट्राइंगल ले रहे हैं. इन ट्राइंगल्स ये 2 त्रिभुज हम ले रहे हैं, R0S R1 एंड, और दूसरा ट्राइंगल क्या है? हम ये बड़ा ट्राइंगल लेते हैं R0 Q0 D डैश. ये D डैश है ना. R0 Q0 D डैश. हमने ये 2 ट्राइंगल्स लिए
और हम इन दो ट्राइंगल्स को क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हम दोनों को सिमिलर प्रूव करते हैं। सिमिलर प्रूव करने के लिए हम देखते हैं ये एक 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है ना दोनों ट्राइंगल्स में। तो एंगल R0 SR1 इज इक्वल टू एंगल R0 Q0 D डैश। दोनों क्या है, दोनों राइट एंगल्स हैं, दोनों 90 डिग्री के एंगल्स हैं। और अगर आप देखेंगे तो ये दोनों न सिर्फ 90 डिग्रीज हैं, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हैं। दूसरा, हम ये एंगल देखते हैं और ये एंगल देखते हैं। आप देखिए ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको कहते हैं, ये देखिए P1 R1 जो लाइन है ये OD डैश लाइन के पैरेलल है। दो समानांतर रेखाएं हैं, इनको अगर कोई एक रेखा काटती है उसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो ट्रांसवर्सल अगर इसको काट रहा है तो इस लाइन के ऊपर जो ये दोनों एंगल्स आ रहे हैं ये दोनों बराबर होंगे, इनको हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। सो एंगल R0 R1S इज इक्वल टू एंगल R0 D डैश Q0। ये कैसे एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो अगर दो एंगल्स बराबर होते हैं, समान होते हैं दो ट्राइंगल्स में, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो ट्राइंगल R0 SR1 सिमिलर हो गया ट्राइंगल R0 Q0 D डैश। क्लियर। और ये तीसरा एंगल जो है ये दोनों के लिए कॉमन है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो इनके साइड्स भी प्रोपोर्शनल होंगे। अगर ये दोनों त्रिभुज समान हैं तो इनकी जो रेखाएं हैं, इनके जो साइड्स हैं वो भी आनुपातिक होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स समान अनुपात में होंगे। कैसे, हम दो एंगल्स को लेकर करते हैं। सपोज हमने ये वाला एंगल लिया, ठीक है, R0 R1S, ये किसके बराबर है, R0 D डैश Q0। तो इस छोटे वाले ट्राइंगल में इस एंगल के सामने कौन सा साइड है, बिल्कुल ऑपोजिट। आप देखिए R0S है या SR0 है। तो यहां से हम आएंगे, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, देयरफॉर इसलिए क्या होगा, SR0 अपॉन और ये एंगल है बड़े वाले एंगल ट्राइंगल में, ये एंगल इसके बराबर है, तो इसके ऑपोजिट कौन सा साइड है, Q0 R0। SR0 अपॉन Q0 R0 इज इक्वल टू व्हाट। अब हम ये वाला एंगल लेते हैं ना, ये वाला एंगल दोनों में ट्राइंगल के लिए कॉमन है, लेकिन छोटे ट्राइंगल में इसके ऑपोजिट कौन सा साइड है, SR1। तो इज इक्वल टू SR1 अपॉन बड़े ट्राइंगल में इसके ऑपोजिट कौन सा साइड है, Q0 D डैश, Q0 D डैश। ठीक है, इसको हम कहेंगे इक्वेशन 2। ये हमारा इक्वेशन 1 था, ईपी मिट गया, मैं फिर से लिख दे रही हूँ। अच्छा, अब नीचे का मैं मिटा दे रही हूँ। हमें सिर्फ इन दो इक्वेशंस को देखना है ध्यान से, और देखिए क्या मिलेगा हमें। ध्यान से देखिए इन दोनों इक्वेशंस को। हमारे पास है ईपी क्या था, ईपी था SR1 अपॉन SR0, SR1 और SR0 कुछ दिख रहा है हमें, SR0 और SR1 दिख रहा है ना यहाँ भी, इंटू Q0 R0 अपॉन OQ0। इस इक्वेशन 2 से हमें एक और रुकिए, इसको हम इक्वेशन 2 नहीं कहते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन 2 कहेंगे। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, चेंज करते हैं, सिंप्लीफाई नहीं करते हैं। हम क्या करेंगे, SR1 को यहाँ ले आते हैं, Q0 R0 को हम उधर कर सकते हैं, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इससे हमें मिलेगा SR0 अपॉन SR1 इज इक्वल टू Q0 R0 अपॉन Q0 D डैश। क्लियर है। अच्छा, यहाँ हम देखें क्या है, SR1 अपॉन SR0 है और ये SR0 अपॉन SR1। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको उलट देते हैं हम, है ना। अगर हम इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड इसको इसका इन्वर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा SR1 अपॉन SR0 इज इक्वल टू Q0 D डैश अपॉन Q0 R0। अब इसको हम कहते हैं इक्वेशन 2। क्लियर। सो दैट इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, SR1 अपॉन SR0 इज इक्वल टू Q0 D डैश अपॉन Q0 R0। हमें कैसे मिला, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करके। अब
हम इस इक्वेशन 2 को सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 1 में। सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापित करते हैं समीकरण 2 को समीकरण 1 में। क्या मिलेगा? वी गेट EP इज इक्वल टू, EP क्या हो जाएगा? SR1 अपॉन SR0 की जगह हम बच्चों ये लिख देंगे Q0 D डैश अपॉन Q0 R0, Q0 D डैश अपॉन Q0 R0 इनटू, पहले से हमारे पास क्या है? Q0 R0 अपॉन OQ0। स्टेप बाय स्टेप करिए। वीडियो देखते समय आप अपने पास एक कॉपी रखिए, एक पेन रखिए, एक एक इक्वेशन साथ में अगर आप लिखते जाएंगे तो आपकी समझ में सब कुछ आता जाएगा। सिर्फ सुनकर आप इन चीज़ों को एकदम से नहीं डिराइव कर पाएंगे। ओके, सो अब हमारे पास कौन सा इक्वेशन बचता है? हमारे पास जो इक्वेशन है फाइनली, आप देखिए Q0 R0 यहाँ भी है, Q0 R0 यहाँ भी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास अब EP का क्या फॉर्मूला बचा? EP इज इक्वल टू Q0 D डैश अपॉन OQ0। हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है बच्चों, थोड़ा सा काम हमें और करना है, हम अभी करेंगे। पहले तो अब ये बाकी सब जो लिखा हुआ है इसको मिटा देते हैं, जिससे कि चीजें थोड़ी साफ सुथरी आसान लगे। राइट, नाउ अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे, अब हम फिर से 2 ट्राइंगल लेंगे, लेकिन कौन से 2 ट्राइंगल लेंगे? वो वाले नहीं लेंगे। अब हम लेंगे ये ट्राइंगल DP0 R0। पहला ये ट्राइंगल, इन ट्रायंगल्स 2 त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज DP0 R0 और कौन सा त्रिभुज हम ले रहे हैं? और त्रिभुज एंड ट्रायंगल R0 Q0 D डैश, ये ट्रायंगल। अब हमारे पास ये है और ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, ठीक है? एंड R0 Q0 D डैश। तो R0 Q0 D डैश में ये दोनों ट्रायंगल्स को भी हम सिमिलर प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? अब देखो, ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्रीज है, दोनों राइट एंगल्स है। तो वी राइट एंगल DP0 R0 इज इक्वल टू एंगल R0 Q0 D डैश। बोथ आर व्हाट? बोथ आर राइट एंगल्स। दोनों जो है वो 90 डिग्री के एंगल्स हैं। दूसरा, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो एंगल DR0 P0 इज इक्वल टू एंगल R0 D डैश Q0। ये कैसे एंगल्स हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है? 2 एंगल्स जब किसी भी 2 त्रिभुज के बराबर होते हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। अब तो दोनों ट्रायंगल्स, देयरफॉर ट्रायंगल DP0 R0 is similar to triangle R0 Q0 D डैश। क्लियर? अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो फिर इनके भी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। हम लिखते हैं कौन कौन से साइड्स होंगे। हम पहले ये 90 डिग्री वाला एंगल लेते हैं। 90 डिग्री वाला एंगल जब हम ले रहे हैं तो इस ट्रायंगल में DR0 है और इस ट्रायंगल में 90 डिग्री के ऑपोजिट कौन सा साइड है? R0 D डैश, ठीक है? R0 D डैश इज इक्वल टू, अब हमने ये वाला एंगल ले लिया, क्या हो जाएगा? ये वाले एंगल के ऑपोजिट क्या है? DP0 अपॉन, हाँ ये एंगल इस एंगल के बराबर है, इसके ऑपोजिट कौन सा साइड है? R0 Q0 इज इक्वल टू, बचता है ये तीसरा एंगल जो कि कॉमन है, P0 R0 अपॉन, ये किसके बराबर है? ये इस एंगल के बराबर होगा। तो इस एंगल के ऑपोजिट क्या है? Q0 D डैश। ये तीनों साइड्स ऐसे प्रोपोर्शनल होंगे। अब देखिए, अब इस इक्वेशन को हम कैसे यूज करते हैं। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? Q0 D डैश हमें यहाँ भी दिख रहा है। सॉरी, Q0 D डैश अपॉन OQ0
जीरो हमारे पास है, ओ क्यू जीरो। ओ क्यू जीरो किसके बराबर है बच्चों? अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो ओ क्यू जीरो है ये पी जीरो आर जीरो के बराबर है इस डायग्राम में। तो क्यू जीरो डी डैश अपॉन ओ क्यू जीरो जो है, अच्छा हाँ हम बाद में आते हैं। तो पहले क्यू जीरो डी डैश, क्यू जीरो डी डैश हमारे पास यहाँ है ना, हम बच्चों अब इसमें से ये लेंगे और ये लेंगे, ठीक है। इसका मतलब इंप्लाइज दैट, क्योंकि हम फॉर्मूला को उस फॉर्म में प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, इसीलिए हम सिर्फ ये दोनों रेशियोज ले रहे हैं, डी आर जीरो अपॉन आर जीरो डी डैश इज इक्वल टू, हाँ पी जीरो आर जीरो की जगह मैं यहाँ ओ क्यू जीरो लिख दे रही हूँ फ्रॉम द डायग्राम, इज इक्वल टू ओ क्यू जीरो अपॉन क्यू जीरो डी डैश। क्लियर नहीं है? ये क्यू जीरो डी डैश है, ठीक है। इसको मैं कहती हूँ हमारा कौन सा इक्वेशन था, शायद हमने दो इक्वेशंस लिख लिए हैं, चलो इसको कह देती हूँ इक्वेशन 3 और इसको कहती हूँ इक्वेशन 4, राइट। अब हम देखते हैं हम क्या करेंगे, ये ऊपर का मिटाते हैं। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। समीकरण 4 को समीकरण 3 में जब हम प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, EP इज इक्वल टू क्यू जीरो डी डैश है ना बच्चों, अपॉन ओ क्यू जीरो। तो क्यू जीरो डी डैश इसका जस्ट इनवर्स है, ओ क्यू जीरो अपॉन क्यू जीरो डी डैश जो है वो डी आर जीरो अपॉन आर जीरो डी डैश के बराबर है। यहाँ पर क्यू जीरो डी डैश ऊपर है, तो इसको जब हम ऊपर करेंगे तो ये भी हमारा रेशियो इनवर्स हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा आर जीरो डी डैश डिवाइडेड बाय डी आर जीरो। क्लियर? हमने कुछ नहीं किया है, देखो ओ क्यू जीरो अपॉन क्यू जीरो डी डैश है, आप चाहें तो एक स्टेप और लिख सकते हैं। इक्वेशन 4 से हमें मिलेगा क्यू जीरो डी डैश अपॉन ओ क्यू जीरो इज इक्वल टू, ये उल्टा हो जाएगा ना, आर जीरो डी डैश अपॉन डी आर जीरो। मैंने वही काम किया है, ठीक है, इसलिए जब 4 को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो मैंने इसको उलट कर लिख दिया है। तो फाइनली मुझे क्या मिला, ये अब हम पहुंच गए फाइनल इक्वेशन पे, EP इज इक्वल टू आर जीरो डी डैश अपॉन डी आर जीरो। ये है हमारा पॉइंट इलास्टिसिटी फॉर्मूला, और ये कितना यूजफुल है आप देखिए। हमने इसको इतनी मेहनत करके इस फॉर्म में क्यों लिखा है अभी समझ में आया। इसको अगर आप ध्यान से देखें, हम आ गए हैं अब डिमांड कर्व पर, है ना। डिमांड कर्व के किसी भी एक पॉइंट की इलास्टिसिटी बताने के लिए ये क्या है, ये हमारा पॉइंट इलास्टिसिटी फॉर्मूला है। पॉइंट इलास्टिसिटी फॉर्मूला, बिंदु लोच सूत्र हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, पॉइंट इलास्टिसिटी फॉर्मूला। और ये क्या है, इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं EP क्या है, ध्यान से देखो, आर जीरो डी डैश। आर जीरो डी डैश क्या है, हमने ये बिंदु लोच कहाँ निकाला है, किस बिंदु पर निकाला है, डिमांड कर्व के। डिमांड कर्व हमारा था डी डी डैश, इसके आर जीरो बिंदु पर प्राइस इलास्टिसिटी कितनी होगी हमने ये निकाला है, और ये हमें मिला है आर जीरो डी डैश। तो इस बिंदु के नीचे का हिस्सा है, तो इसको हम कहते हैं लोअर सेगमेंट या निचला हिस्सा, ठीक है, निचला हिस्सा। किसका निचला हिस्सा, मांग वक्र का निचला हिस्सा, लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व, डिवाइडेड बाय आर जीरो डी डैश क्या है, इस बिंदु से डिमांड कर्व के ऊपर का हिस्सा, ऊपरी हिस्सा, इसको हम कहेंगे अपर सेगमेंट। क्लियर? तो अपर सेगमेंट हो गया या ऊपरी हिस्सा। यही है हमारा पॉइंट इलास्टिसिटी फॉर्मूला, मेक्स थिंग्स सो वेरी सिंपल। ये कितना आसान कर देता है कैलकुलेशन। आपको क्या करना है, किसी भी पॉइंट पर इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए उस पॉइंट से नीचे डिमांड कर्व का जो हिस्सा है उसको नापिए, उसके ऊपर के हिस्से को नापिए, पहले को दूसरे से भाग दे दीजिए, आपका पॉइंट इलास्टिसिटी निकल कर आ जाता है। अब वेरी क्विकली हम इससे देख भी लेंगे कि किसी एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व पर मांग की लोच कितनी होगी, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ये हम बता सकते हैं, अगर एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है तो मांग की लोच कितनी होगी, हम देखिए कैसे बताते हैं। ये है हम, अच्छा इसको थोड़ा सा और फॉर्मूला आप याद रखिएगा, हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं।
वी ड्रॉ डिमांड कर्व फर्स्ट। हम पहले एक डिमांड कर्व बनाते हैं। ये है हमारा डिमांड कर्व, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। Q एंड P, ये है D डैश। ठीक है, सबसे पहले इस बिंदु पर हम मांग की लोच कैलकुलेट करते हैं। ई पे कितनी होगी इस बिंदु पर? देखिए डी बिंदु पर निचला हिस्सा अपॉन ऊपरी हिस्सा, याद रखिए। तो निचला हिस्सा कितना है, लोअर सेगमेंट कितना है, डी डैश, है ना। तो ये हो गया डी डैश। ऊपरी हिस्सा कितना होगा बच्चों? हम तो डी से शुरू कर रहे हैं, पूरा का पूरा मांग वक्र इस बिंदु के नीचे है, ऊपर कुछ है ही नहीं, तो ऊपर हो जाएगा 0। तो ये हो गया इंफिनिटी। किसी भी चीज को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, इंफिनिटी के बराबर हो जाता है। तो इस बिंदु पर मांग की लोच इंफिनिटी के बराबर। अब हम दूसरे छोर पर आते हैं, डी डैश पर क्या होगा? अब लोअर सेगमेंट क्या है, डी डैश के नीचे मांग वक्र है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो निचला हिस्सा 0 हो गया अपॉन ऊपरी हिस्सा क्या है, डी डैश। तो जब हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 0। तो इस बिंदु पर मांग की लोच 0 हो गई। एक और बिंदु हम लेते हैं, ये है M, और M की खासियत क्या है, ये मिड पॉइंट है बच्चों, मांग वक्र का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी कितनी होगी, प्राइस इलास्टिसिटी होगी MD डैश, लोअर सेगमेंट है MD डैश लोअर सेगमेंट है, ऊपर से ऊपरी हिस्सा कितना होगा, MD। अब अगर M जो है वो मध्य बिंदु है तो क्या होगा, MD डैश इज इक्वल टू MD हो जाएगा। Why? Because M is the मिड पॉइंट, M जो है वो मध्य बिंदु है। तो ये दोनों हिस्से बराबर होंगे। अब अगर ये दोनों हिस्से बराबर हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। यानी मिड पॉइंट पर इलास्टिसिटी जो है 1 के बराबर। इसलिए इन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या होगा, इलास्टिसिटी 0 और 1 के बीच में होगी, यानी प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। और इस हिस्से में क्या हो जाएगा, 1 और इंफिनिटी के बीच में, यानी प्राइस इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1। अब अगर मान लिया डिमांड कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो एक कर्व है, तब क्या इस फॉर्मूला को हम यूज कर सकते हैं? If the demand curve is not a straight line, it is a curve. Then can we use this formula? Yes, we can. हाँ, हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। और कैसे प्रयोग करेंगे आपको दिखाती हूँ। Suppose अब एक स्ट्रेट लाइन लाइन न होकर डिमांड कर्व ये है हमारा, ठीक है, और इसके आर बिंदु पर मुझे मांग की लोच निकालनी है बिंदु लोच विधि से, यूजिंग द पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। सो व्हाट डू वी डू, हम बनाएंगे यहाँ पर एक टैंजेंट, एक स्पर्श रेखा, और इस स्पर्श रेखा को यहाँ हम कह देते हैं, इसको सपोज मैंने P कहा, इसको S। अब R बिंदु पर मांग की लोच क्या हो जाएगी, RS निचला हिस्सा, टैंजेंट का निचला हिस्सा हो जाता है, स्पर्श रेखा का निचला हिस्सा, अपॉन RT के बराबर मांग की लोच हो जाएगी। सो यू सी कि पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड से हम स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व और एक नॉन लीनियर डिमांड कर्व, जो मांग वक्र अगर एक ही नहीं है, वक्र है, तो भी हम उसका मांग लोच निकाल सकते हैं। अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होगा। सपोज कोई और बिंदु है, सपोज टी तो हमने यूज कर लिया, M बिंदु है, तो क्या होगा, फिर से हम यहाँ पर एक टैंजेंट बनाएंगे और फिर से उसका निचला हिस्सा ऊपरी हिस्सा लेकर हम बिंदु लोच निकालें। एक आखिरी चीज, और उसके बाद ये वीडियो हम खत्म करते हैं। आखिरी चीज ये है कि बच्चों ध्यान देना, मांग की लोच और इलास्टिसिटी, स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व आर नॉट द सेम। दोनों एक चीज नहीं है। स्लोप क्या होगा, ये अगर हमारा डिमांड कर्व है तो स्लोप क्या होगा, स्लोप हमेशा बच्चों क्या होता है, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस होता है ना, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ हम P लेते हैं, यहाँ हम Q लेते हैं डिमांड कर्व बनाते समय। तो स्लोप क्या होगा या ढाल क्या होगी मांग वक्र की, ढाल हमेशा होगी डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q के बराबर। और इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q।
तो अगर हम रिलेट करना चाहें तो ये क्या हो गया, ये इनवर्स ऑफ स्लोप है। तो 1 अपॉन स्लोप, 1 अपॉन ढाल इंटू P/Q जब हम करते हैं तब इलास्टिसिटी मिलता है। इसलिए ध्यान रखना कि अगर एक बिल्कुल सीधी मांग रेखा है, वी हैव अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, तो स्लोप तो हर पॉइंट पर बराबर होगा, ढाल हर बिंदु पर बराबर होगी, लेकिन मांग की लोच बराबर नहीं होगी। विद दिस आई फिनिश दिस वीडियो। ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है।